महिला की आवाज मुझे लगता है सुनने के लिए बहुत कम लोग उसको सुनना चाहते हैं और बहुत कम लोग उसके बारे में बात करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जो कि स्वयं पुरुष हैं और इस देश के प्रधान हैं, वो महिलाओं की जब चिंता करते हैं तो महिलाएं उनसे बहुत कनेक्ट होती हैं और इमोशनल कनेक्ट होती हैं। उत्तराखंड एक मैं कहूँगी युवा प्रदेश है। हमारा जो प्रदेश है वो भी अभी बहुत यंग स्टेज में है। देखिए हमारा प्रदेश जो है 2000 में बना, तो 2000 में अभी 2024 है, तो इस 9 नवंबर को प्रदेश जो है अपने 24 साल कंप्लीट करेगा और 25वें साल में आएगा। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी युवा हैं, तो युवा मुख्यमंत्री होने के कारण और युवा प्रदेश होने के कारण उत्तराखंड बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। देश को बांटने का काम हमेशा से विपक्ष ने किया है, हमेशा से कांग्रेस ने। राहुल गांधी खड़े होकर पूछते हैं, आप बताइए आप कौन सी जाति से आते हैं, क्या आप ओबीसी हैं, क्या आप ऐसी हैं, आप क्या हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है कि केवल इस देश में 4 जातियां हैं, केवल महिला एक जाति है, युवा एक जाति है, किसान है और गरीब है। नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार, आप देख रहे हैं जन हिंदुस्तान। आज हम मौजूद हैं ऐसे शख्सियत के पास जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छा नाम कमाया है और सबसे खास बात, एक महिला होके महिला सशक्तिकरण के लिए हमेशा आगे रहना, लोगों को प्रोत्साहित करना और हर तरीके से महिलाओं को सपोर्ट करने वाली दीप्ति रावत भारद्वाज जी से आज हम रूबरू कराते हैं आप सभी को। जी नमस्कार। जी धन्यवाद अर्जुन जी, नमस्कार, धन्यवाद सभी जैसा दर्शकों कि को भी नमस्कार। हमने देखा भी है, सुना भी है, आप जिस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठती हैं सबसे पहले आपकी जो बात होती है वो महिला सशक्तिकरण पे होती है और या जो दूसरी बात होती है वो डेवलपमेंट पे होती है। तो महिला सशक्तिकरण के बारे में आप क्या कहें? देखिए, एक तो मैं खुद उस आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती हूँ, उसका प्रतिनिधित्व करती हूँ, जिसको हम कहते हैं कि महिला, और महिला की आवाज़ मुझे लगता है सुनने के लिए बहुत कम लोग उसको सुनना चाहते हैं और बहुत कम लोग उसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो इसीलिए महिला की जो कष्ट हैं, उनकी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत अच्छे काम भी आज उपलब्धियां वो प्राप्त कर रही हैं, वो चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे ऊपर हो, आप स्पेस वर्क में देखें, वहाँ से लेकर और हर जगह वो आज काम कर रही हैं। तो लेकिन उनकी उपलब्धियों को बताने वाला, कहने वाला, उनके बारे में सोचने वाला, चिंता करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। लेकिन मैं तो स्वाभाविक ही है कि एक महिला हूं तो जरूर सोचूंगी उनके बारे में, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो कि स्वयं पुरुष हैं और इस देश के प्रधान हैं, वो महिलाओं की जब चिंता करते हैं तो महिलाएं उनसे बहुत कनेक्ट होती हैं और इमोशनल कनेक्ट होती हैं। और वो ऐसे कनेक्ट होती हैं क्योंकि हम तो जाते हैं महिलाओं से मिलते हैं, तो वो उनसे इतनी कनेक्टेड है हमारे प्रधानमंत्री जी से कि कोई उनको अपना बड़ा भाई मानती है, कोई वरिष्ठ महिला है तो उनको अपना बेटा मानती है, ऐसा करके कहती है। और वो कहती है कि हमारा घर का चूल्हा जलाने वाला, जब कोविड के समय कोई नहीं था तो उन्होंने सब कुछ किया। उनकी छोटी छोटी बातों की चिंता करने वाली, जो हमारी बेटियां हैं अभी जो स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, कई लाखों टॉयलेट्स हमारे जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वहां बने, और स्कूल्स में टॉयलेट्स ना होने के कारण क्या होता था, बहुत सारे ड्रॉप आउट्स होती थी महिलाएं, लड़कियां हमारी, तो आज वो ड्रॉप आउट रेट भी कम हुआ है। तो ये जो छोटी छोटी उनकी चिंता करना, उनके बारे में कैसे वो आगे पढ़ाई कर सके, कैसे वो पढ़कर जब आगे निकले तो वो स्वावलंबी हो सके, अपने पैरों पे खड़े हों, तो उन्हें हम कैसे हम मुद्रा लोन दे सकते हैं, कैसे जो गांव की महिलाएं हैं, रूरल क्षेत्र में रहती हैं, उनको कैसे हम स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उनको सशक्त कर सकते हैं। तो ये सब बातों की जो चिंता की है वो प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं कहूंगी तो हम तो उन्हीं का संदेश जो है वो हर महिला तक पहुंचाते हैं, तो वो एक कनेक्ट जरूर उनसे बनता है फिर हमारा। जैसा अभी हम उत्तराखंड में हैं, उत्तराखंड की डेवलपमेंट जो है उस पर आप क्या बोलेंगे? उत्तराखंड एक मैं कहूँगी युवा प्रदेश है। जैसे हम कहते हैं कि युवा देश तो है ही हमारा, हमारी जनसंख्या 60 जो % है लगभग, वो 35 साल और 40 साल के ऊपर है, मतलब उतने ही है। तो एक युवा देश होने के कारण हमारा जो प्रदेश है
वो भी अभी बहुत यंग स्टेज में है। आप देखिए हमारा प्रदेश जो है 2000 में बना, तो 2000 में अभी 2024 है, तो इस 9 नवंबर को प्रदेश जो है अपने 24 साल कंप्लीट करेगा और 25वें साल में आएगा। तो आप ये सोचिए कि 25वें साल में वो एक युवा होता है जैसे, तो ऐसा ही है। उत्तराखंड के अंदर एनर्जी है, उत्तराखंड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट को लेकर आ रहा है, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी युवा हैं। तो युवा मुख्यमंत्री होने के कारण और युवा प्रदेश होने के कारण उत्तराखंड बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है हर क्षेत्र में, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो हमारा, आप देखेंगे कि किस प्रकार से जितनी हम इको टूरिज्म कर सकते हैं उसके क्षेत्र में हो, ऑर्गेनिक के क्षेत्र में हो, बागवानी के क्षेत्र में हो, तो ये सारी चीजों को आगे आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन छोटे छोटे उद्योग कैसे लग सकते हैं उसकी चिंता आज हमारी सरकार करती है। कैसे हमारे युवाओं को रोजगार मिले उसकी चिंता करती है हमारी सरकार। चिंता करती है कि हमारी जो बहन और बेटियां हैं, अगर आप दूरस्थ कॉलेजेस में चले जाएंगे पहाड़ में, तो आप देखेंगे वहां पे 90% से ज्यादा जो सरकारी कॉलेजेस हैं उनमें केवल बेटियां पढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि बेटों को लोग दूर भेज देते हैं, उनको आप हरिद्वार भेज देंगे, आप देहरादून भेजेंगे, आप जो भी तराई का हल्द्वानी भेजेंगे, आप उधम सिंह नगर भेजेंगे तराई में, लेकिन बेटी को आप घर के पास रखना चाहते हैं, गांव में अपने घर में अपने साथ रखना चाहते हैं। तो गांव के जो हमारे कॉलेजेस हैं वहां की संख्या बेटियों से ही वहां पर आबादी है, मैं कहूंगी आबाद है, हमारे जो पहाड़ है। तो उनके लिए कैसे सरकारी नौकरियों में कंपटीशन को पास करना, उसकी तैयारी करना उनके लिए और मुश्किल है। तो इसीलिए बेटियों के लिए 30% का आरक्षण हमारी अपनी सरकारी नौकरियों में प्रदेश की, तो ये भी एक बड़ी बात है, ये मुख्यमंत्री जी ने इसको किया है। हमारे अपने पति की जो पैतृक संपत्ति है उसमें महिलाओं का हिस्सा होना, ये उत्तराखंड ने किया है। यूसीसी लाकर बहुत सारी और जो चीजें जिनमें आज महिला को समस्या होती थी उसको आज समाधान किया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कई बार हम ओपनली जिनके बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन हैं तो समाज में, तो अगर हैं तो हम महिला की चिंता करना, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी की चिंता रखना, वो भी सरकार का काम है, तो उसकी भी चिंता उसमें की गई है। तो मुझे लगता है महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर और प्रदेश के विकास को लेकर प्रदेश बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अभी एक आरोप लगाया गया है बीजेपी पे कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ बांटने का काम करती है, युवाओं को गुमराह कर रही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रहा है, इस पे आपका क्या कहना? देखिए, मैं आपसे कहूंगी कि अगर ये विपक्ष का कहना है तो मैं उनसे कहूंगी कि देश को बांटने का काम हमेशा से विपक्ष ने किया है, हमेशा से कांग्रेस ने किया है, चाहे वो आजादी के समय में हमारे देश का बंटवारा हो, धर्म के नाम पर उस बंटवारे को किया गया। आज इस देश को जब राहुल गांधी बात करते हैं तो जातियों में बांटने की बात करते हैं, धर्म के नाम पर बांटने का काम करते हैं, और वो कहते हैं कि आपकी क्या जाति है, सबसे उनके खड़े होकर पूछते हैं। अभी आपसे मेरी बात हुई, मैंने तो आपका पूरा नाम पूछा ही नहीं, मैंने तो पूछा ही नहीं आपका सेकंड नेम क्या है, सरनेम क्या है, पूछा क्या? अर्जुन जी पहले ही नाम पता है, आपसे भी नहीं पूछा, जो कैमरा पर्सन है आपसे भी नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा, लेकिन राहुल गांधी खड़े होकर पूछते हैं आप बताइए आप कौन सी जाति से आते हैं, क्या आप ओबीसी हैं, क्या आप ऐसी हैं, आप क्या हैं? तो वो इस तरह की बातें, तो ये बांटने का काम कौन कर रहा है आप बताइए? आप ये मोदी जी ने कभी किसी की जाति पूछी क्या? तो वो पूछते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो जाति में लोगों को बांटना चाहते हैं, और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है कि केवल इस देश में 4 जातियां हैं, केवल महिला एक जाति है, युवा एक जाति है, किसान है और गरीब है। इन जातियों को लेकर मोदी जी अपना काम करते हैं और अपनी नीति निर्धारण करते हैं, वो बाकी जातियों को लेकर काम नहीं करते हैं। उनके लिए गरीब व्यक्ति एक अपने आप में एक जाति है, गरीब व्यक्ति के लिए काम करना है। महिला एक अपने आप में एक, महिला का एक उत्थान होना चाहिए, उनको और बढ़ना चाहिए, वो आधी आबादी है इस देश की, उनके लिए काम होना चाहिए। युवाओं को कैसे स्टार्टअप इंडिया मिले, कैसे स्टैंड अप इंडिया मिले, कैसे उनको रोजगार मिले, इसके लिए उनको काम करना है। किसान हमारे कैसे सशक्त हो, क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी क्षेत्र जो है हमारा किसानी क्षेत्र है, लोग बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, तो उनके लिए हमें काम करना है। तो यही जातियों के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और कांग्रेस जो है, आप समझ ही रहे हैं, आपने उनके स्टेटमेंट सुने ही होंगे कि वो क्या बात करते हैं। अच्छा ठीक है, इस पे और बातचीत बाद में करेंगे। कुछ मैं अभी जो रिसेंट में यहाँ के छात्र जो
चुनाव होते थे छात्र संघ के, उस पे कोर्ट ने बैन लगा दिया है। चूंकि आप भी पहले छात्र नेता रह चुके हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, कोर्ट के डिसीजन पे तो हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो एक अपने आप में एक निर्णय है, और जो मैटर जुडिशियल होता है उस पे आप कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम चुनाव लड़े जब लिंदो कमेटी की रिकमेंडेशंस नहीं थी। तो लिंदो कमेटी की जब रिकमेंडेशंस नहीं थी तो हम छात्र नेता जो थे वो कई बार चुनाव लड़ सकते थे, और बहुत सारे पोस्टर, बैनर, आपकी वॉल राइटिंग, उस पर भी बहुत ज्यादा प्रतिबंध नहीं था। लेकिन जब लिंदो कमेटी की रिकमेंडेशंस आई तो उसके बाद बहुत सारे प्रतिबंध लगे। एज लिमिटेशन हुआ कि 25 साल तक ही आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप पोस्टर, बैनर ऐसे नहीं लगा सकते हैं, आपको हैंड रिटन, हैंड पेंटेड ही चीजें करनी है, आप एक ही बार चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें आई, और मुझे लगता है कि और आपकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए। आप कहीं पर आपकी कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप देखिए, आप अच्छे छात्र नेता, मैं सच बताऊं, आप तभी बनेंगे जब आप अच्छे छात्र हैं। तो ये संघ भी कहता है, ये विद्यार्थी परिषद जिसमें मैंने काम किया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो भी कहता है, जब तक कि आप अच्छे छात्र नहीं हैं, आप अच्छे छात्र नेता कैसे बन सकते हैं। तो इसलिए आपको लिंदो कमेटी की बहुत सारी रिकमेंडेशंस में ये था कि आपको अच्छा छात्र होना है। आपका कोई भी अगर कोई पेपर बैक है, किसी में आपका अगर नहीं पेपर पास हुआ है, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, आपको सभी पेपर में पास होना जरूरी है। तो ये कुछ चीजें बहुत अच्छी थी और वो लागू भी हुई, और अच्छे से पूरे देश में चुनाव चल रहे थे। लेकिन अगर ऐसा कोई निर्णय किसी कारणवश यहाँ जब आया है, तो उसका भी हमें कहीं ना कहीं सम्मान करना चाहिए। जब कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया है तो वो करना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट लीडरशिप अपने आप में एक लीडरशिप है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं हमारी, वो हमारे, मैं कहूंगी कि इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, जहां पर वो लैब्स हैं हमारी, जहां से बहुत सारी चीजें तैयार होकर निकलती हैं। तो एक लीडरशिप भी वहां से तैयार होकर निकलती है। तो स्टूडेंट लीडरशिप होनी चाहिए ताकि देश को अच्छे नेता मिले, अच्छी लेबोरेटरीज में अच्छे लोग निकल कर आए। वो होना ही चाहिए वैसे तो। ठीक है। अभी एक भाजपा पे एक एलिगेशन और लगा है, यहाँ उत्तर काशी में एक मस्जिद के ऊपर दंगा हुआ है। वहां से सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि वहां पे जितने भी दंगाई हैं वो सबके सब भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं या गुंडे हैं। इस पे आप क्या कहें? मैंने जो विजुअल्स देखे, मेरा क्योंकि अभी ये रिसेंट ही घटना है, उसके बाद मेरा उत्तरकाशी जाना नहीं हुआ, लेकिन मेरा लगातार रहता ही है जाना। मतलब मैं उस क्षेत्र से परिचित हूँ अच्छे से। तो जिस प्रकार से वहां पे आपने सड़कों में लोगों को देखा, इतने शांत इलाके में और इतने छोटे इलाके में, कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है, इस इलाके में अगर इतने भारतीय जनता पार्टी के पास इतना विशाल समुदाय है और इतने लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो बहुत अच्छी बात है मैं कहूंगी। तो फिर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से कोई निकाल ही नहीं सकता, उखाड़ ही नहीं सकता, कभी भी नहीं, हमेशा से हम ही रहेंगे यहाँ। लेकिन जहां तक बात है लोगों की, कांग्रेस की ये कहना या विपक्ष का ये कहना कि आप अगर कोई भी व्यक्ति अगर हिंदुओं की बात करता है, अगर अपनी बात करता है, मेजॉरिटी की बात करता है, माइनॉरिटी की नहीं, इस देश में रहने वाली मेजॉरिटी की अगर कोई बात करता है, तो वो भाजपाई है। अगर वो उसको भाजपाई बनाना चाहते हैं तो हम स्वीकार करने के लिए तैयार है, नो प्रॉब्लम। लेकिन वहां जो चीजें हुई हैं वो स्वयं से, वहां कुछ संगठन है उन लोगों ने किया है, और मुझे नहीं लगता, मैंने तो कोई पदाधिकारी वहां देखा नहीं अपना। बाकी उन्होंने कोई देखा हो तो वो जरूर आगे उसकी बताएं, उसके बारे में कोई कंप्लेंट करें, कुछ दें लिखकर, तो पता लगेगा। मुझे कुछ आपसे जो आपके पर्सनल जीवन पे सवाल चाहिए हैं। जैसे कि अभी हमने सुना है और आपके बारे में पढ़ा भी है कि आपने जर्नलिज्म किया है, तो जर्नलिज्म का फील्ड आपने छोड़ के और नेता नगरी में आने की कैसे सोची? मैं हमेशा माइक के उस तरफ रही हूँ जिस तरफ आप बैठे हैं। तो मेरा जरूर माइक पकड़ के हमने बहुत सारा ये काम किया भी है, एज अ जर्नलिस्ट रही हूँ, कुछ थोड़ा बहुत एंकरिंग भी किया है। तो लेकिन मैं आपसे कहूँ कि मुझे लगता है कि ये जो हम फोर्थ पिलर कहते हैं ना डेमोक्रेसी का, वो पत्रकारिता है, चौथा स्तंभ हमारा।
तो अगर हमारा चौथा स्तंभ पत्रकारिता है तो उसके अलावा बहुत सारी और इसमें हम जो चीजें नहीं हो रही हैं, जो कोई भी चीज समाज में हमें दिखता है कि ये होने की जरूरत है, उसको हमें देखना, उसको नजरों में लेकर आना, उसको दिखाना, उसकी आवाज जो अनसुनी आवाज है उसको पहुंचाना सही जगह तक, वो पत्रकार का काम है। और जो नेता है मैं कहूंगी, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में काम करते हैं, या जो हमारी जो चुनकर आते हैं हमारे प्रतिनिधि, उनका ये काम है कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाएं ताकि वो जो व्यक्ति है जिस तक कुछ नहीं पहुंच रहा है, जो अंत्योदय में है, जो सबसे लास्ट सीढ़ी पर खड़ा है, उसका कैसे उत्थान हो पाए, वो ऐसी पॉलिसीज बनाए। तो मुझे ऐसा लगा कि ओके, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से भी थी और उसके बाद मैंने पत्रकारिता करी, तो मुझे लगा कि यहाँ पर रहकर लंबे समय और ज्यादा लोगों की सेवा मैं कर सकती हूँ, तो फिर राजनीति में आना हो गया। और यहाँ पर लगातार फिर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमेशा ऐसी पार्टी है जो कैडर बेस भी है और राष्ट्रवादी पार्टी है, तो हमेशा से मेरे, क्योंकि दादाजी पिताजी सभी लोग संघ में रहे, संघ परिवार से भी हूँ, तो इसलिए हमेशा एक ये रहा, तो इसलिए पार्टी में काम करती हूँ। तो मतलब सवाल पूछने से ज्यादा जवाब देना आपको अच्छा लगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कह सकते हैं। आपने जब स्टार्ट किया अपना राजनीतिक जीवन, उस टाइम पे आपने किन किन परिस्थितियों का सामना किया? राजनीतिक जीवन तो बड़ा मुश्किल होता है, मतलब आसान नहीं होता, चैलेंजेस बहुत रहते हैं, क्योंकि इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, मतलब कोई आपको कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देता है, आपकी कोई नौकरी नहीं लगी है कि आप कब यहाँ हैं, आपको कुछ सैलरी मिल रहा है और आपने काम करना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप लगभग समाज सेवा आप कर रहे हैं, तो समाज सेवा के क्षेत्र में घुसना एक तरीके से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में काम करना तो समाज सेवा ही है, क्योंकि यहाँ का कार्यकर्ता तो वो नहीं है कि जैसे कि पहले पिछले हमने कई सालों से 75 साल पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता जो देखे हैं कि बहुत सारी कमीशन और ये वो बहुत सारी चीजें रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप हैं उस चीज के लिए तैयार, पहले आपको मानसिक रूप से तैयार होना होता है कि आप तैयार हैं कि आप कर सकते हैं, और अपना समय, अपना जीवन, अपनी बहुत सारी चीजें आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, पर्सनल लाइफ को भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आप तैयार हैं, तो अगर आप तैयार हैं तो आप बिल्कुल आएं और जरूर करें, क्योंकि जनता की सेवा से अच्छा तो मुझे लगता नहीं, इससे कोई दिल की जो तसल्ली है, जो सेटिस्फैक्शन इससे मिलता है, मुझे लगता नहीं और किसी काम से मुझे कभी भी मिलता। तो एक बाकी कुछ मिले ना मिले, लेकिन ये है कि मुझे अपना सेल्फ सेटिस्फैक्शन मैं जब काम करती हूँ तो मुझे रहता है। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है कि वो भी राजनीति में आए, उसे आप क्या मार्गदर्शन देना चाहिए? देखिए, मैं उन्हें यही बोलना चाहूंगी, युवा लोग आए, मैं कहूंगी अच्छे लोग आए, महिलाएं आए। जब भी कोई चीज होती है, जैसे कोई भी चीज है, अगर हमारे घर में कोई, मैंने एक बार सुषमा जी ने जरूर कहा था कि कोई कमरा अगर बहुत खराब है, हमारा स्टोर रूम है, दिवाली की सफाई हमें करनी है, हमको लग रहा है ये बड़ा खराब है, इसको निकालना है, सब ठीक करना है, तो उसके लिए कमरे में तो घुसना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही है, अगर हमारे युवा बाहर से ही राजनीति को देख के कहेंगे खराब है, ये है, वो है, सिर्फ उसके बारे में बयानबाजी करेंगे, तो ठीक कैसे होगी? घुसना तो पड़ेगा ही उसके अंदर। तो युवा आए, अच्छे युवा आए, पढ़े लिखे लोग आए, अपने नए आइडियाज को लेकर आए, तो मुझे लगता है राजनीति भी बहुत अलग तरीके से होगी। और क्योंकि मोदी जी ने इस राजनीति का जो एक जो शब्द है, मुझे लगता है, और एक राजनेता के बारे में जो सोच है लोगों की, उसको इन कुछ सालों में बदला भी जरूर है, क्योंकि उनकी वो स्वयं और उनकी पूरी कैबिनेट को अगर हम देखते हैं तो हमें और पूरे जो उनके स्टेट्स में जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो कैबिनेट है, उसमें हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से उन्होंने लोगों को चुना है जो सचमुच में काम कर सकते हैं। ये नहीं कि जो कहीं हॉलिडे मना रहे हैं, कहीं सरकारी पैसे की मौज उड़ा रहे हैं, इस टाइप का कोई माहौल पिछले कुछ सालों में, आप जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, तो आप नहीं देखेंगे। तो ये चीज जो बदलाव हुआ है, ये आगे युवाओं को भी प्रेरणा देगा और उनको भी लगेगा कि हाँ, उन्हें भी इस क्षेत्र में आकर और अपने पब्लिक सर्विस के लिए कुछ करना चाहिए। महिला सशक्तिकरण को लेके, चूंकि आप महिला संगठन से ज्यादा जुड़ी हुई हैं, तो पुष्कर धामी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने आपके यहाँ के लिए क्या क्या किया है, उसके बारे में थोड़ा सा रोशनी।
देखिए धामी जी, मैंने आपको कहा ही कि हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। यहाँ पर बहनें कैसे सशक्त हों, हमारे स्वयं सहायता समूहों को उनको और बल दिया है, उनको लोन की व्यवस्था कराई है। वो आज मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो अपने आप में अपना काम करती हैं और लाखों रुपए का टर्नओवर वो साल का करती हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। एक बहन मुझे विकास नगर में मिली और उसने बताया कि आज उसके अंडर में जो स्वयं सहायता समूह उसके साथ जुड़े हुए हैं, लगभग 200 महिलाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं और उसकी हालत ये थी, उसके पति बीमार थे, उसका घर लगभग वो किराए के घर में रहती थी और बहुत मतलब दयनीय स्थिति उसकी थी और वो स्वयं आकर उसने कहा कि मैं मोदी जी का, धामी जी का और मुख्यमंत्री जी सभी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे जब मैंने एक लोन लिया और अपना काम कुछ शुरू किया और मेरे साथ आके मेरी बहनों को भी उसने ट्रेनिंग करी कि कैसे छोटे-छोटे कुछ बैग्स बनाते हैं वो लोग, कुछ दिए बनाते हैं, अलग-अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो वो सब चीज़ें जब उन्होंने शुरू करी तो आज उसका एक अपना 3 मंजिला अपना घर है। आज वो इतनी सशक्त है और बहुत अच्छा काम कर रही है और उसने और 200 महिलाओं को भी रोज़गार का साधन उपलब्ध कराया है। तो आप देखिए कि ये जो चीज़ शुरू हुई है, ये सबसे बड़ी बात है कि आज धामी जी के नेतृत्व में हमारी बहनें हर प्रदेश के किसी भी कोने में हो वो सशक्त हो रही हैं। हमारी जो मैंने कहा जो बेटियां हैं उनको हमारे यहाँ जो नौकरियां हैं क्षेत्रीय नौकरियां हैं उनमें उनको 30% का आरक्षण है, वो एक बड़ी बात है हमारे लिए। और हमारी पैतृक जो पति की पैतृक संपत्ति है उसमें महिला का आज हिस्सा है। तो ये सारे अच्छे एक कुछ निर्णय हुए हैं। यूसीसी एक बड़ा अच्छा निर्णय है जिससे महिलाओं को भी बहुत लाभ मिलने वाला है। तो ये सब मुझे लगता है महिलाओं को बहुत फायदा देगा और उत्तराखंड तो एक अच्छा प्रदेश है ही महिलाओं के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, आप एक फाउंडेशन चलाती है जिसके आप फाउंडर हैं, ऊर्जा फाउंडेशन। ऊर्जा फाउंडेशन का जो मेन उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ऊर्जा फाउंडेशन बहुत पुराने समय से हम लोग इसको चलाते हैं, कुछ कुछ जितना समय मिल पाता है क्योंकि ज़्यादा समय तो इसमें भी जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमेशा से मेरा सामाजिक क्षेत्र में काम करने का बहुत इच्छा रहता है, तो ऊर्जा फाउंडेशन के ज़रिए भी हम यही करते हैं, महिलाओं और बच्चों के लिए ज़्यादा काम करते हैं और एक एनवायरनमेंट। ये हमारे 3 इश्यूज़ रहते हैं कि कैसे आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, वो उनको हम कैसे बेहतर शिक्षा दे सकते हैं, कैसे बेहतर चीज़ें उपलब्ध करा सकते हैं ताकि हमारे देश का जो फ्यूचर है वो और कैसे बेहतर होगा, कैसे हम अच्छे बच्चे, अच्छे युवा और अच्छे देश को आगे और बढ़ाएंगे, वो हमारा भविष्य बच्चे ही हैं। तो उनसे हमें शुरू कर क्योंकि उनको देखने वाली, उनको रखने वाली हमारी महिला होती है। जब वो सशक्त होती है तो हमारे वो ज़रूर अपने बच्चों की देखभाल सबसे पहले करती है, तो वो स्वाभाविक है। और दूसरा क्योंकि मैं उत्तराखंड में भी रहती हूँ तो यहाँ पर और पूरे विश्व में मैं कहूँगी सबसे बड़ा अगर इशू है आज की डेट में तो वो क्लाइमेट चेंज है। तो हमने एनवायरनमेंट के इशू पे बहुत सारे काम किए भी हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो हमसे हमारे साथ जुड़े, एक फिजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जुड़े। आप देखिए कि जो आइलैंड्स हैं आज के समय में वो कितने साल तक उनकी लाइफ है, कुछ साल में तो वो आइलैंड्स की आइडेंटिटी रहेगी ही नहीं, वो रहेंगे ही नहीं क्योंकि धीरे धीरे हमारा जो सी लेवल है, जो समुद्र का जो लेवल है वो तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। उनकी धीरे धीरे जितनी उनकी जमीन है वो कम हो रही है बढ़ने के बजाय, और वो कम होगी क्योंकि आप देखिए जैसे जैसे हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो समुद्र का एक जो लेवल है वो ऊपर जा रहा है। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है, हम कैसे प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल करें, नहीं करें, रीयूजेबल ही प्लास्टिक यूज़ करें, हम कैसे इको फ्रेंडली चीज़ों का इस्तेमाल करें, हम कैसे पेड़ लगाएं। मोदी जी ने कहा एक पेड़ माँ के नाम, उसमें एक उद्देश्य छुपा था कि कैसे पर्यावरण की तरफ हमें एक संवेदनशील होना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, स्वच्छता हमें रखनी चाहिए। तो मुझे लगता है इस पर हम ज़्यादा काम करते हैं फाउंडेशन, और जितना समय मिल पाता है उतना करते हैं। और जो लोग हमें सहयोग करते हैं और हमारे साथ जुड़े रहते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहूँगी। धन्यवाद।